बेटा अभी आफ्टर स्टडिंग डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, अभी हम लोग बढ़ते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की तरफ। तो जैसा हमने डाई और पैरा की प्रॉपर्टीज देखी थी और साथ में कंपैरिजन भी कवर किया था, तो आपको दिखा कि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में टोटल 9 पॉइंट का डिस्टिंग्विश हमने कवर करके दिखाया था। बट यू हैव टू राइट इनिशियल 5 पॉइंट्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिस्टिंग्विश 2 मार्क के लिए आएगा। वैसे ही कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर भी आपको सबसे पहले बना के दे रहे हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी क्या सारा डिस्टिंग्विश आएगा? हाँ, आने के लिए कोई भी आ सकता है, डाई विथ पैरा, पैरा विथ फेरो या डाई विथ फेरो, ठीक है। तो अभी हम आपको पॉइंट्स बताना शुरू करते हैं उसी सीक्वेंस में। तो सबसे पहला पॉइंट तो बेटा वही रहेगा जो उसका सेल्फ डेफिनेशन है ना, और वो प्रॉपर्टी में भी आता है। व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? ऐसे सब्सटेंसेस जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाते हैं मैग्नेट से, substances which are strongly attracted by magnet, substances which are strongly attracted by the magnet, substances which are strongly attracted by the magnet are called फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट के तरफ काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और देखो ये पहली जो प्रॉपर्टी है उसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेटली कंपैरिजन का पॉइंट बन जाता है, क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? मैग्नेट से वीकली क्या हो जाते हैं? रिपेल। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ क्या होते हैं? वीकली अट्रैक्ट। डाई में प्रॉपर्टी क्या है? वीकली रिपेल्ड। पैरा की प्रॉपर्टी क्या है? वीकली अट्रैक्टेड। बट ये सब्सटेंस क्या होते हैं? दीज आर द स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, ठीक है। ये इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ऑफ कंपैरिजन यहाँ पर कवर हो जाता है। दूसरा पॉइंट जो आता था वो ये है कि जो हमने देखा था रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल एटम ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो थी निगेटिव, ठीक है। वो काफ़ी निगेटिव थी। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर जो हमने पैरा में देखा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल एटम ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, वो थी स्लाइटली ग्रेटर दैन 0 से बड़ी होगी। वहाँ पर जो डाय में जो था वो आपका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है या लेस होता है? निगेटिव होता है, 0 होता है पर्टिकुलरली। बट उसके बाद पैरा में हमने देखा था कि स्लाइटली क्या होता है? ग्रेटर दैन 0। यहाँ पर यह आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट मच ग्रेटर दैन 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ हम आपको बताना चाहे रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, resultant magnetic moment of all atom of diamagnetic substance, of a ferromagnetic substance is much greater than 0, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसी पे डिफाइन की थी। डाई में हमने बोला था मैग्नेटिक मोमेंट 0 होती है, पैरा में हमने बोला था स्लाइटली ग्रेटर दैन 0 होती है, और यहाँ क्या होती है? मच ग्रेटर दैन 0 से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं, ये मच ग्रेटर दैन 0 होता है। तो सेकेंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बन जाता है तीनों के लिए। तीसरा पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, और यहाँ एमसीक्यूज भी है, ये सब एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। हमने देखा था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक के लिए होती है नेगेटिव, पैरामैग्नेटिक के लिए होती है पॉजिटिव बट स्मॉल। और यहाँ बात किया जाए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी of ferromagnetic substances, magnetic susceptibility of ferromagnetic substances is positive and high. Clear? पॉजिटिव है, हाई। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात चालू है, एक मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। डायमैग्नेटिक में ये होती है निगेटिव,
पैरामैग्नेटिक में होती है पॉजिटिव बट स्मॉल, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी होती है पॉजिटिव एंड वेरी हाई, काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट ऑफ कंपैरिजन हमारे लिए बन गए सबसे पहले। अभी इसके बाद में हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी टेम्परेचर के इफेक्ट की। तो याद करो, हमने देखा था डायमैग्नेटिक मटेरियल पर कोई भी टेम्परेचर का इफेक्ट होता नहीं है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। वैसे फेरोमैग्नेटिक में भी टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। सो देयर इज अ इफेक्ट ऑफ temperature, there is a effect of temperature on ferromagnetic substances। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे, फेरोमैग्नेटिक जितने मटेरियल है उनमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है। देयर इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। तो ये पॉइंट जो है डाई के साथ कंपैरिजन का बनेगा, पैरा के साथ इक्वल बनेगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था डाई में हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वहां देखा था देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, डायमैग्नेटिक मटेरियल के सब्सटेंसेस पे कोई भी टेम्परेचर का इफेक्ट होता नहीं है। पैरा में टेम्परेचर का इफेक्ट जो है होता है और यहाँ पर भी इफेक्ट होता है। तो डाई के साथ डिस्टिंग्विश का पॉइंट बना, पैरा के साथ कॉमन पॉइंट बना। उसके बाद हमने 5वां पॉइंट देखा था एग्जाम्पल। डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल हमने देखे थे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ऐसे कुछ प्रीशियस एलिमेंट हमने वहां पर देखे थे डायमैग्नेटिक में। पैरामैग्नेटिक में हमने देखा था एल्यूमिनियम, मैग्नीज, उसके बाद टंगस्टन, ऐसे कुछ मटेरियल देखे थे जो आते हैं पैरामैग्नेटिक में जिसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है। यहाँ अगर बात किया जाए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एग्जाम्पल की, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आयरन, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद निकल, ये सभी गैडोलिनियम एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बन जाएंगे। Fe2O3 फेरस ऑक्साइड वाला तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, बट बेसिक एग्जाम्पल्स आर आयरन, कोबाल्ट एंड निकल विच आर वेरी मच फेमस। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल का डिस्टिंग्विश पॉइंट भी आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं जो होगा कि हमने देखा था इन केस ऑफ दोनों डायमैग्नेटिक में भी और पैरा में भी हमने देखा था कि अगर उन पर अप्लाई किया हुआ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लेते हैं तो वो दोनों मटेरियल डायमैग्नेटिक भी और पैरामैग्नेटिक भी वो अपना मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी लूज कर जाते हैं, जो दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी थी। ठीक है, वो अपना मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी लूज कर जाते हैं। बट फेरो में ऐसा नहीं होता। ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड they do not lose ये मटेरियल जो है फेरोमैग्नेटिक, दे डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म, अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को ये बिल्कुल भी भूलते नहीं है। ठीक है, ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद ये सब्सटेंस अपने मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को पकड़ के रहते हैं, ये लूज करते नहीं है। डाई और पैरामैग्नेटिक के दोनों मटेरियल अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करके बैठते थे। ठीक है, तो उनका दोनों का कॉमन पॉइंट था। बट अगर डाई विथ फेरो या पैरा विथ फेरो आया तो आपको ये डिस्टिंग्विश का पॉइंट मिल जाएगा कि सब्सटेंस डज नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म, that means they remains magnetized। ठीक है, they do not lose their magnetism का मतलब ही क्या होता है, that is they remains magnetized, ये अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पकड़ के रखते हैं, they remains magnetized, वो मैग्नेटाइज्ड ही रहते हैं, they do not lose their magnetism। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, क्योंकि अभी ये मैग्नेटिज्म लूज नहीं करते हैं तो होता क्या है, तो वो भी डिटेल में आपको बता दूं। अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो दी है वो अगर वीक दी है तो आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट हो जाते हैं टेम्पररी मैग्नेट में। इसी का वो एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, इसलिए वो डिस्टिंग्विश नहीं है बट सेपरेट लिखे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बता देता हूँ कि
इफ अगर हम वीकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, इफ वीकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इफ वीकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, अगर वीकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, करेक्ट, then they becomes converted into temporary magnet। तो उस केस में वो टेम्पररी मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे बिकम्स कन्वर्टेड इनटू टेम्पररी मैग्नेट। ये टेम्पररी मैग्नेट यहाँ बन जाते हैं, क्योंकि मैग्नेटाइज रहते हैं ना, तब तक वो टेम्पररी मैग्नेट के में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर वीकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाए तो। और वही इफ द स्ट्रॉन्गर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, इफ अगर हम यहीं पे स्ट्रॉन्गर वाली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, स्ट्रॉन्गर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, इस पर स्ट्रॉन्गर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, सो दे becomes converted into, वो कन्वर्ट हो जाएंगे, दे becomes converted into परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, पूरी तरह से उसको होल्ड कर लेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। देखो यही पॉइंट हमें सामने डोमेन थ्योरी में भी काम में आने वाला है, ध्यान देना है। अगर हमने लगाई हुई मैग्नेटिक फील्ड वीकर है, जो अपने 7वें पॉइंट में हमने देखा, हमने लगाई हुई मैग्नेटिक फील्ड किस पर लगाई हुई मैग्नेटिक फील्ड, फेरोमैग्नेटिक वाले सब्सटेंस पे, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड वीक है, अगर वीकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो टेम्पररी मैग्नेट बन जाता है, स्ट्रॉन्गर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो कन्वर्जन हो जाता है परमानेंट मैग्नेट के अंदर, ठीक है। एंड that's why this substance are used to make the परमानेंट मैग्नेट। इन्हीं सब्सटेंस का मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मैं वो भी पॉइंट यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, क्योंकि सीधा लिखेगा देखो, दे कन्वर्ट इनटू परमानेंट मैग्नेट बन रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दैट इज दे आर यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट, दे आर यूज्ड टू मेक, इनका इस्तेमाल किया जाता है, दे आर यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ही इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वही आयरन कोबाल्ट का ही इस्तेमाल करके आज के ज़माने में परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। दे आर यूज्ड टू मेक द परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। ये कुछ काम के और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इतने पॉइंट भी अगर आपको याद रखे मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगे। फिर भी 2 पॉइंट्स आपको और बता दूं, ठीक है, मोर एक्स्ट्रा में वो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, 2 पॉइंट और आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बता दूं। अगर हमने इन मटेरियल्स को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वाले सब्सटेंस कैसे मूव करते हैं, दे विल ट्राई टू मूव फ्रॉम, ठीक है। इसका एक रॉड लिया मान लो, जैसे पहले अपन ने देखा था, इफ अ रॉड ऑफ, मैंने लिया आयरन का, मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, और इसको रखा हम लोगों ने इसको रख दिया नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो रॉड कहाँ से काम मूव करेगा, इट विल ट्राई टू मूव फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग की तरह अट्रैक्ट होगा। वाई अट्रैक्ट होगा, क्योंकि दिस सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, इसलिए स्ट्रॉन्गर से वीकर से कहा जाएगा स्ट्रॉन्गर। तो ये पॉइंट भी एक डिस्टिंग्विश का पॉइंट बन जाता है, क्योंकि याद करो यही हमने पढ़ा था जब डाई में, तो हमने देखा था डाई मैग्नेटिक के अंदर क्या होता है, डाई मैग्नेटिक का रॉड अगर अपन ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो उल्टा जाता है, स्ट्रॉन्गर से कहा जाता है वीकर की तरफ जाता है, करेक्ट। पैरामैग्नेटिक में जब हमने देखा था वीकर से स्ट्रॉन्गर। तो देखो चीजें कैसी है, अगर डाई विथ फेरो बोला जाए इस पॉइंट को तो कंपैरिजन का पॉइंट बन जाएगा, और पैरा विथ फेरो बोला तो क्या बन जाएगा, सेम पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल का रॉड भी वीकर टू स्ट्रॉन्गर जाता है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रॉड भी वीकर टू स्ट्रॉन्गर ही जाता है। वैसे ही अगर इन मैग्नेट को, इसी मैग्नेट के रॉड को अगर मैं रख दूं किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म आजू बाजू में मैंने 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले दिया,
तो होगा क्या, ये सब्सटेंस आके रुकेगा अलॉन्ग द एक्सिस एंड पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे आके रुकेगा। तो ये पॉइंट भी डिस्टिंग्विश बन जाता है डाई के साथ, क्योंकि डाई का रॉड परपेंडिकुलर आके रुकता था, पैरा का रॉड पैरेलल आके रुकता था, फेरो का रॉड भी कैसे आके रुकेगा, पैरेलल आके रुकेगा। तो डाई के साथ डिस्टिंग्विश बनेगा, बट पैरा के साथ क्या बनेगा, सेम पॉइंट बनेगा। तो आपको बता दूं, डाई विथ फेरो के डिस्टिंग्विश ज़्यादा बनते हैं, पैरा विथ फेरो के थोड़े से कम बनते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, बट फिर भी आपको सफिशिएंटली 7-7, 6-6 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। अगर आप कंपेरेटिव स्टडी जैसे हमने बताए वैसे करते हो तो आपका काम निश्चित तरीके से आराम से इजी से हो जाएगा। और इतनी भी प्रॉपर्टी आपने याद रखी, मोर देन सफिशिएंट है। हर एक जगह की 10-10 प्रॉपर्टी है, ऑल 10 प्रॉपर्टीज हमने आपको बता दी है, पूरी की पूरी 10 प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब मैंने यहाँ 8 पढ़ाया, लिखा के दिया, 2 प्रॉपर्टीज मैंने हमने आपको ओरली बताया कैलकुलेट करते करते, ठीक है। तो ये था आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में कंसेप्ट। अब हम बढ़ते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के एक और अच्छे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डोमेन थ्योरी। डोमेन थ्योरी ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट। कैसा है, अभी बीच में कुछ साल आया नहीं तो बच्चों ने अनइम्पॉर्टेंट करके पढ़ना छोड़ दिया, और अचानक से 2024 या 25 के एग्जामिनेशन में सीधा सेक्शन डी में आपको ये मिला 4 मार्क के लिए। तो ये टॉपिक जब भी कभी आएगा 3/4 मार्क के लिए आएगा, और ये पहले से ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डोमेन थ्योरी के क्वेश्चंस पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। डोमेन थ्योरी क्या एक्सप्लेन करते सर, ये डोमेन थ्योरी क्या होता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही आएगा, एक्सप्लेन द डोमेन थ्योरी प्रपोज बाय वेस्ट, या एक्सप्लेन द फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। तो मैं एक और हेडिंग डाल रहा हूँ नीचे में। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, फेरोमैग्नेटिज्म मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे क्यों बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है, ये जो हमने यहाँ पढ़ाया कि वीकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो टेम्परेरी मैग्नेट बनता है, और स्ट्रॉन्गर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाया तो क्या बनता है, परमानेंट मैग्नेट बनता है। ये उसकी कहानी है। फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ना है बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी, डोमेन थ्योरी के आधार पे। अब अगेन ये एक थ्योरी कंसेप्ट है, हम सिर्फ यहाँ डायग्राम बनाने वाले हैं, बाकी चीज़ें आपको बेसिकली एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले डोमेन किसको बोलते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रीजन, छोटे छोटे बहुत सारे अनगिनत से रीजन होते हैं, और इन रीजन को बोला जाता है डोमेन। बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। मतलब मान लो ये मेरा एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बॉक्स है, तो इधर मैं ऐसे आड़े टेढ़े में कितने भी शेप में कितने ही बना सकता हूँ, बट इतना अगर मैं रैंडमली छोटे छोटे साइज, छोटे छोटे बारीक बारीक, ऐसे नंबर ऑफ डोमेन होते हैं आड़े टेढ़े। अब अगर ऐसा डायग्राम बनाओ तो समझने के लिए थोड़ा हेक्टिक जाएगा, तो थोड़ा इजियर डायग्राम है, इतना कचरा डायग्राम नहीं बनाते, एक सिंपल सा डोमेन जो होता है, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, हमने क्या बोला, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में लार्ज नंबर में ऐसे अनगिनत छोटे छोटे रीजन होते हैं। तो इतने छोटे नहीं बनाते, समझने के लिए इजी हो और अंडरस्टैंड जल्दी हो, ऐसा कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो हम अब इसको बनाते हैं इस तरह से। अब ये भी बॉक्स नहीं बनाना है, इसमें छोटे छोटे रीजन। अब रीजन ऐसे बारीक बारीक ही होते हैं, क्योंकि आपको बता दूं डोमेन का जो साइज होता है ना, टिपिकल साइज ऑफ डोमेन इज 1 mm। 1 mm का डोमेन होता है भाई, इतना छोटा सा डोमेन होता है। टिपिकल साइज ऑफ ईच डोमेन इज 1 mm, ठीक है। और इस डोमेन में ना 10⁻11 एटम्स आ सकते हैं एक डोमेन में। 1 डोमेन में एक डोमेन का साइज जो है ना वो 1 mm का होता है, साइज है, और इसमें नंबर ऑफ एटम आ सकते हैं 10⁻11 एटम, ठीक है। सर यहाँ डोमेन तो दिख ही नहीं रहे। हाँ, तो डोमेन हम अभी कैसे बना रहे हैं, देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं ना, ये मैं इसके अंदर कुछ ऐसे शेप्स बना दे रहा हूँ। ये है बेटा मेरे डोमेन। अब बात यह आती सर ये डोमेन डोमेन आप बोल रहे हैं, डोमेन होते क्या है? तो सुनो, ऐसा रीजन, ऐसा एरिया जहाँ पर सभी एटम्स का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, फील्ड नहीं मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट अलाइंड होता है सेम डायरेक्शन में, अलाइंड होता है सेम डायरेक्शन में, इस तरह से।
मतलब यहाँ जितने एटम हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट अगर राइट जा रहा है तो राइट ही जा रहा है, यहाँ जितने एटम है उसका मैग्नेटिक मोमेंट डाउन जा रहा है तो डाउन ही जा रहा है, यहाँ जितने नंबर ऑफ एटम है उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। और यहाँ जितने मैग्नेटिक एटम है उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, इन वन डायरेक्शन। व्हाट इज डोमेन? The region where the magnetic moment of each atom is aligned in a one direction। ऐसा रीजन जहाँ नंबर ऑफ एटम का मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में अलाइंड हो चुका है, उस रीजन को, उस भाग को बोला जाता है डोमेन। देखो यहाँ जितने एटम है उनका पूरा मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे जा रहा है, या जितने एटम है उसका पूरा मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे जा रहा है, या जितने एटम है उनका ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो सबका मैग्नेटिक मोमेंट वन डायरेक्शन में अलाइंड हुआ है, ऐसे को बोला जाता है डोमेन। तो ये क्या है? ये मैंने पहला फिगर बनाया, फिगर नंबर ए। यहाँ हमने दिखाया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, है ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हमने डायग्राम बनाया, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? डोमेन होते हैं, डोमेन बताया। इन अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट, अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट, अनमैग्नेटाइज्ड मतलब इस पर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म दिया गया नहीं है, अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट, ठीक है, इस पर कोई भी मैग्नेटाइजेशन दिया नहीं है, अनमैग्नेटाइज्ड। अनमैग्नेटाइज्ड मतलब मैग्नेटिज्म अप्लाई नहीं किया है, इन अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट। रिपीट आपको बता रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट, जहाँ मैग्नेटिज्म कुछ भी दिया नहीं है एक्सटर्नल से। तो ये फर्स्ट डायग्राम बेटा हमारा, जहाँ सब एटम ऐसे रहेंगे अपने अपने एरिया में, अपनी अपनी मैग्नेटिक मोमेंट को अलाइन करेंगे अपने हिसाब से, और इन सभी एटम्स की मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन होगी वन डायरेक्शन में। तो हमारे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एटम्स है कुछ ऐसे रहते हैं, अपने अपने रीजन में, अपने अपने इलाके में, अपने अपने रीजन में रहते हैं, और सबकी विचारधारा है मतलब ही इनकी मैग्नेटिक मोमेंट अलाइंड होती है वन डायरेक्शन में। तो इसे बोला जाता है डोमेन, और इसको बोलते हैं डोमेन स्ट्रक्चर। और वही डोमेन स्ट्रक्चर किस में होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में होता है। दैट इज फर्स्ट डायग्राम। अब आते हैं फिगर नंबर ए के बाद फिगर नंबर बी में। अब इस फिगर बी में क्या करने वाले हैं? मान लो इसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, ये जो मेरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, इसको मैंने रख दिया वीकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो सुन लीजिए, यहाँ नीचे डायग्राम में हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग, ये हमारा फिगर नंबर हम 2 बना रहे हैं, फिगर नंबर बी बना रहे हैं। हम ये भी क्या करेंगे? हम यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे इन वीकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं अभी, बट वीकर वाले, वीकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो हम आपको इंडिकेट भी करके दिखाने वाले। होगा क्या? यही पार्ट, यही एटम को, ये जो डोमेन है, इसको हमने एक एक्सटर्नल फील्ड लगाया, देखो BEXT, किस डायरेक्शन में लगाया? इस डायरेक्शन में। बट ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? वीकर है, वीक है, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, जो एक्सटर्नल से लगाया, वो वीक है, बट किस डायरेक्शन की है? इस डायरेक्शन में। तो होता क्या है, क्योंकि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो हमने यहां पढ़ा था, इफ वीकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड देन दे बिकम्स कन्वर्टेड इनटू, क्या होते हैं? टेम्पररी मैग्नेट। तो जिस डायरेक्शन में हमने वीकर मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएंगी, उसका मैग्नेटिज्म का इंपैक्ट आएगा इन एटम, इस स्ट्रक्चर पे। और हमने पढ़ा है कि ये सब्सटेंस क्या होते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं उस डायरेक्शन में, तो ये सब्सटेंस उसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो होगा क्या? ऐसा डोमेन जिसका मैग्नेटिक मोमेंट अलाइंड है आपके इसी डायरेक्शन में, तो देखो ये हमने ऐसे लगाए हैं, गोइंग टुवर्ड दिस एरो, तो इस एरो के जाने वाला मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ पर है? ये डोमेन में, पहले वाले डोमेन में, ऊपर वाले डोमेन में। तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। इट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटाइजेशन ड्यू टू डोमेन ग्रोथ। उस डोमेन का ग्रोथ हो जाएगा, उसका मैग्नेटाइजेशन हो गया। मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल से मैग्नेटिक फील्ड का सहारा मिल गया। मैग्नेटाइजेशन ड्यू टू डोमेन ग्रोथ, उस डोमेन की ग्रोथ हो जाएगी, वो उस वहाँ के पूरे एटम इस डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे और अपनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। दैट मीन्स देखो क्या होगा, अभी भी डोमेन स्ट्रक्चर रहेगा 101%, बट होगा कुछ ऐसा कि यहाँ के पूरे एटम
इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे। और एक देखो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक डोमेन का साइज काफ़ी बढ़ चुका है और वो डोमेन है वही, इसलिए मैं इसको अलग पेन दिखाता हूँ। ये देखो ये डोमेन का साइज काफ़ी बढ़ चुका है, जो पहले इतना था ओरिजिन इतना हो चुका है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, अगेन बोल रहा हूँ, इसको बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन ड्यू टू डोमेन ग्रोथ। डोमेन ग्रोथ हो गई है क्योंकि वो मैग्नेटाइज कंडीशन में आ चुका है, हमने इसको वीकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है। दैट मीन्स क्या बोलने का मतलब है कि वो एटम्स इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होना शुरू कर दिए है। दैट इज दे कन्वर्टेड इनटू द टेम्पररी मैग्नेट, वो टेम्पररी मैग्नेट में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। दे बिकम्स कन्वर्ट इनटू टेम्पररी मैग्नेट, दे विल नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म। अगर हमने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकाल भी दिया, अगर हमने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकाल भी दिया, इफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, तो होगा क्या बेटा, सिर्फ डोमेन बाउंड्री वहां तक आ जाएगी, बट सब्सटेंस रिमेन्स रहेगा मैग्नेटाइज। सब्सटेंस मैग्नेटाइजेशन नहीं छोड़ेगा, मतलब उसके अंदर वो ताकत रहेगी, सिर्फ डोमेन बाउंड्री वापस जगह पे आ जाएगी, क्योंकि जिससे ग्रोथ मिला था वो हट गया। तो अगर वीकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया तो ये डोमेन का साइज जो फैला है वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, बट वो रिमेन मैग्नेटाइज रहेगा, मतलब उसको याद रहेगा कि हम मैग्नेटाइज हो चुके थे, ऐसे थे करके, दे रिमेन मैग्नेटाइज। अब मैं इसको हटाता हूँ, अब बनाते हैं तीसरा डायग्राम। तो आपको डोमेन थ्योरी में ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, पूरी जर्नी एक्सप्लेन करनी है। किसकी जर्नी एक्सप्लेन करनी है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस तरह से पूरा मैग्नेटाइज हो जाता है, हाउ विल इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द परमानेंट मैग्नेट बनने तक की पूरी जर्नी एक्सप्लेन करनी है। तो देखो अभी हमने लगाया था वीकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब हम लगाने वाले स्ट्रॉन्गर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो अभी हम तीसरा डायग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। यही सेम मैंने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उठाया और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर बार बार आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर होते हैं डोमेन, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं ये आपको समझना है। ये हमारा तीसरा फिगर है, फिगर नंबर सी है, और इस फिगर नंबर सी में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर रख रहे हैं वही फेरोमैग्नेटिक वाला सब्सटेंस। तो यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ले रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रॉन्गर वाले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रॉन्गर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम रख रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग यहाँ क्या लगाने वाले हैं, इसके ऊपर भी जैसे हमने यहाँ लगाया था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम यहाँ रखने जा रहे हैं स्ट्रॉन्गर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखो वापस मैं यहाँ पर जैसे यहाँ BXT लगाया था, यहाँ पर भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लगाने जा रहे हैं, बट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी वो है स्ट्रॉन्गर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको अभी अप्लाई करने वाले हैं। तो स्ट्रॉन्गर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपका सब्सटेंस कन्वर्ट गाय में होता है, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू, हमने देखा है परमानेंट मैग्नेट। तो अभी आते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम लोग रख रहे हैं स्ट्रॉन्गर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो होगा क्या, क्योंकि आपको हमने यहाँ पढ़ाया कि स्ट्रॉन्गर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये जब अप्लाई करते हैं तो देन ये सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट मैग्नेट में। क्यों परमानेंट मैग्नेट हो जाते हैं? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो होगा क्या, पूरे के पूरे जितने डोमेन की मैग्नेटिक मोमेंट है ये पूरा रोटेट हो जाएगी। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल द डोमेन्स, जितने डोमेन्स है सभी का मैग्नेटिक मोमेंट अलाइंड हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। दैट मीन्स आपको बाकी डोमेन दिखेंगे नहीं, जितनी ही मैग्नेटिक मोमेंट है सभी एटम की अलाइंड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में, एंड आपका सब्सटेंस हो जाएगा उसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दौरान परमानेंटली मैग्नेटाइज, कंप्लीटली मैग्नेटाइज। दिस इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटाइजेशन ड्यू टू डोमेन रोटेशन। यहाँ पूरे डोमेन रोटेट हो गए, जितने डोमेन ऐसे वैसे थे इस साइड डायरेक्शन में वो सब ऐसे रोटेट हो गए, मतलब सभी डोमेन आपके उसी विचारधारा में उसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आ गए। इसको बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन ड्यू टू डोमेन रोटेशन या फ्लिपिंग बोला जाता है, क्योंकि जितने आपके डोमेन थे वो सब फ्लिप होके उस डायरेक्शन में आ गए।
एंड क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में आ चुके हैं और यहाँ कौन लगी है, स्ट्रॉन्गर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ चुके हैं एंड दैट्स व्हाई दे कन्वर्टेड इनटू हो चुके हैं परमानेंट मैग्नेट। इस केस में अगर आप कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकाल भी दे दिया तो ये परमानेंट मटेरियल रहेगा परमानेंट मैग्नेट बनके, इट विल नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल कंडीशन, वो परमानेंट मैग्नेट कन्वर्ट हो जाएगा। और आज के ज़माने में मैग्नेट्स बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। दैट मीन्स आयरन, कोबाल्ट, इनसे ही मैग्नेट बनाए थे, आयरन का 72% कंटेंट लेके, और उसको सिर्फ रखा जाता है, उस मटेरियल को, इन सभी मटेरियल को रखा जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में और वही मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है आपका परमानेंट मैग्नेट में। तो आज के ज़माने में कोई अर्थक्रस्ट से मैग्नेट ढूंढने का कोई सिलसिला जारी रखा गया नहीं है, क्योंकि हेवी यूज़ हो चुका है मटेरियल्स का, चीज़ों का हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो हमें मैग्नेट की डे बाय डे, पर डे बहुत सारी गरज है, तो हम वही कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, आयरन जिसका भरपूर हमारे पास साठा है, भरपूर हमारे पास स्टोरेज है, उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ परमानेंट मैग्नेट। इसका मतलब ही जो हमने आपको बताया था कि इन सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है फॉर टू मेक अ परमानेंट मैग्नेट। तो इस तरह से परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे आपकी डोमेन थ्योरी भी पूरी तरह से कंप्लीट। अब एक छोटा टॉपिक है जो बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज अ क्यूरी टेम्परेचर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 2 मार्क का टॉपिक होगा बट बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज अ क्यूरी टेम्परेचर, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर एंड व्हाट हैपेंस अबाउट द क्यूरी टेम्परेचर। क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है, मैं हेडिंग जा रहा हूँ क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर हेडिंग तो डाल रहे हैं बट ध्यान देना क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है एंड व्हाट हैपेंस अबाउट द क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है। या फिर आएगा व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर और 1-2 सब्सटेंस का क्यूरी टेम्परेचर पूछा जाएगा, कोबाल्ट का, आयरन का, ऐसा कुछ सब्सटेंस का आपको क्यूरी टेम्परेचर पूछा जाएगा। तो बढ़ते हैं, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर एंड व्हाट हैपेंस अबाउट द क्यूरी टेम्परेचर। तो व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर, सबसे पहले उधर ध्यान दीजिए। व्हेन ये प्रॉपर्टी किस पे लगती है, सबसे पहले तो ये लगती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे। तो सुनो होता क्या है, व्हेन फेरोमैग्नेटिक ये डोमेन स्ट्रक्चर वाला, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसमें ऑलरेडी डोमेन होते हैं। व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जब कभी आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीटेड करते हो, अच्छा हीट देते हो, ठीक है, अच्छा हीट देते हो, तो ये देखा गया है व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड देन होता क्या है, इसका डोमेन स्ट्रक्चर धीरे 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 डिस्ट्रॉय होता है। इसका डोमेन स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता है, गेट्स वैनिश्ड होता है, डोमेन स्ट्रक्चर गेट्स डिस्ट्रॉयड, दैट इज वैनिश्ड, ठीक है। और डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होना मतलब क्या करना, वो लूज करता है अपना मैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लूज करता है, लूज मैग्नेटिज्म, अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर जाता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसा करते करते पूरा डोमेन वैनिश हो जाने के बाद, पूरा डोमेन जैसे वैनिश हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सब्सटेंस आपका कन्वर्ट हो जाता है इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा टेम्परेचर है ना, ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच यूर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ऐसा टेम्परेचर जब आपका फेरोमैग्नेटिक वाला मटेरियल ये कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इनटू अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, उस टेम्परेचर को बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। कभी भी याद रखना है, द टेम्परेचर एट which the ferromagnetic material converted into a paramagnetic material is called as a Curie temperature। बट ऐसा होता क्यों है वो ऊपर एक्सप्लेन किया कि जैसे
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट करते हो, हीटिंग की प्रॉपर्टी है। यहाँ एमसीक्यू छुपा क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट करने पे होता क्या है, हीट करने पे वो लूज क्या करते हैं, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म लूज क्यों करते हैं? तो बेटा हमने देखा कि होता क्या है, व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट किया जाता है उसका डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है। वाई डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है? बिकॉज लूज होता है मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड कन्वर्ट होता है क्या में बेटा, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। अब बात है डोमेन डिस्ट्रॉय क्यों होता है सर? तो आपने देखा होगा कि हमारे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये काय के बने, आयरन, कोबाल्ट, व्हाट आर दिस आर द मेटल एंड यू नो दैट मेटल हैव प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन। और एक प्रॉपर्टी आपको खुद और पता है कि जब किसी मेटल को हीट किया जाता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं, गेट लिफ्टेड हो जाते हैं, करेक्ट। तो सेम हाल यहाँ पर हो जाता है। जैसे आप इस मटेरियल्स को हीट करना शुरू करते हो इनके एटम का थर्मल वाइब्रेशन बढ़ जाता है और होते क्या है, कोई यहाँ का एटम अचानक से थर्मल वाइब्रेशन बढ़ने के कारण डोमेन पार करके दूसरे एटम में घुसता है, यहाँ का इधर जाएगा, यहाँ का इधर जाएगा, तो डोमेन बाउंड्रीज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जितना आप हीट देते जाओगे ये थर्मल वाइब्रेशन बढ़ते जाएगा, थर्मल बढ़ते जाएगा, यहाँ का एटम यहाँ का यहाँ का यहाँ। और हमने क्या देखा, ये डोमेन किसके कारण बना है, डोमेन इसके कारण बना है जब वहाँ के सभी एटम एक जगह पर बैठे हुए हैं और सबका मैग्नेटिक मोमेंट वन डायरेक्शन में अलाइंड हुआ है तो उसे हम लोग बोलते हैं डोमेन। बट जब वो एटम इधर के इधर, इधर के उधर भागेंगे, रैंडम डायरेक्शन में भागेंगे बिकॉज ऑफ द हीट, तो होगा क्या, डोमेन में पार्टिकल बचे ही नहीं, यहाँ के पार्टिकल वहाँ गए, वहाँ के पार्टिकल यहाँ गए, उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी बचा ही नहीं। दैट मीन्स पूरा का पूरा डोमेन स्ट्रक्चर गेट्स क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड। मैग्नेटिक मोमेंट पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, खत्म, एंड उसकी मैग्नेटिज्म की इंटरेक्शन की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी और सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक का कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ये किसका जवाब था, व्हाट हैपेंस अबव क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर पे होता क्या है, ठीक है ना, और हाउ, दोनों में से क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर, व्हाट इज का जवाब तो हमने दिया कि ऐसा टेम्परेचर जहां आपका सब्सटेंस कन्वर्ट होता है फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में, अबव विच, उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। व्हाट हैपन अबव क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर होता क्या है, तो फेरो कन्वर्ट होता है पैरामैग्नेटिक। बट किसी ने पूछा हाउ, कैसे कन्वर्ट होता है, तो जवाब यही है कि भैया जब हम लोग हीट प्रोवाइड कराते हैं, हीट प्रोवाइड करने के कारण एटम का थर्मल वाइब्रेशन बढ़ जाता है और थर्मल वाइब्रेशन के चक्कर में आपके एटम डोमेन स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, पार करते हैं, डोमेन बाउंड्रीज को ब्रेक कर जाते हैं। और डोमेन बाउंड्री ब्रेक करने का प्रक्रिया चलते रहता है अंटिल आप हीट सप्लाई करोगे, नंबर ऑफ एटम ऐसे डोमेन स्ट्रक्चर को ब्रेक करते जाएंगे, डोमेन पार्ट को ब्रेक करते जाएंगे। जितना एटम डोमेन को ब्रेक करते जाएंगे, थोड़ी देर करते करते अगर हीट सप्लाई करना शुरू है तो पूरा का पूरा डोमेन ब्रेक हो जाएगा। अगर डोमेन पूरा ब्रेक हो जाएगा तो होगा क्या, उसका मैग्नेटिक मोमेंट पूरी तरह से वैनिश्ड हो जाएगा एंड आपका सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक से कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिक में। तो व्हाई ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, उसका जवाब भी हमने आपको यहाँ बताया। अब फिर आपको कुछ मटेरियल्स का, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है, गिव द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ वन ऑफ द टू सब्सटेंसेस। अगर हम बात करें क्यूरी टेम्परेचर ऑफ सम सब्सटेंसेस, क्यूरी टेम्परेचर ऑफ सम सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस के क्यूरी टेम्परेचर की अगर बात करें तो कुछ ऐसे है। अगर बात करें हम कोबाल्ट की अगर बात करें तो 1394। सो अगर बात किया जाए क्यूरी टेम्परेचर कुछ सब्सटेंसेस का, क्योंकि ये भी पूछा गया है, गिव क्यूरी टेम्परेचर ऑफ कोबाल्ट, गिव क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन, तो कोबाल्ट का क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है, 1394 केल्विन। अगर बात किया जाए दूसरा हमारा सब्सटेंस कोबाल्ट आयरन का जो होता है वो होता है 1043 केल्विन। ठीक है, जो वैल्यू मैंने यहाँ पे केल्विन में लिखी है वो आपको डिग्री सेल्सियस में पता होनी चाहिए। आपको पता है ये 1394 केल्विन है, अगर इससे 273 माइनस किया जाए तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी डिग्री सेल्सियस में। तो 4 में से 3 चला गया 1, 9 में से 7 चला गया 2, 3 में से 2 चला गया 1 और ये 1, तो ये बन जाता है 1121 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वैसे ही दूसरा जो हमारा 1043 केल्विन जो हमारे आयरन के लिए है, यहाँ से अगर मैं 273 माइनस करूँ, 3 माइनस 3 0, 14 में से 7 निकाल लिए 7 कैरी आ जाएगा 1 और 10 में से 3 निकाल लिए 7, ये वैल्यू जो बन जाती है ये बन जाती है 770 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्यूरी टेम्परेचर भी आपको बताया कि कितना हीट देने पे ऐसा होता है। देखो ये कोई हीट कम हीट नहीं है, प्रॉपर्टी क्या पढ़ रहे थे उसे समझना है।
आपको लग रहा होगा कि सर फिर तो क्या मतलब कि हमारे ना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में तो हीट देने पे अपनी प्रॉपर्टी लूज कर रहे हैं। बेटा वो हीट कोई कमजोर हीट नहीं है। क्योंकि टेम्परेचर पढ़ने की बात कर रही है, देखो कितना टेम्परेचर था 1394 केल्विन। दैट मीन्स कोबाल्ट ऐसे ही अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करेगा, ऐसे ही फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी छोड़ेगा नहीं, ऐसे ही डिस्ट्रॉय नहीं होगा जब इतना हीट देना पड़ेगा। इतनी हीट कम नहीं हो गई, 1121 डिग्री सेल्सियस इतनी हीट देनी पड़ेगी तब जाके डोमेन स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, अदरवाइज वो फेरोमैग्नेटिक जैसे का वैसा रहेगा। याद रखिए। सेम आयरन में भी 1043 केल्विन मतलब 770 डिग्री सेल्सियस इतना आयरन को जब हीट करेंगे तब वो डोमेन स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, अदरवाइज इट रिमेन्स परमानेंटली मैग्नेटाइज एज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं एंड दैट्स व्हाई इस टॉपिक का अपना खुद एक इंपॉर्टेंस है। तो क्यूरी टेम्परेचर का टॉपिक आपके लिए काम का है, इंपॉर्टेंट है, 101% पूछा जाता है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है।